वेलकम टू चौधरी इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो अपनी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दिसंबर 2024 की एग्ज़ाम हुई थी 3 जनवरी 2025 को, जिसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। आज हम डिस्कस करेंगे क्या कट ऑफ रहनी चाहिए, क्या कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है, प्लस चैलेंजेबल क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, चैलेंजेबल क्वेश्चंस ये डिस्कस करेंगे हम। इसको लाल कर लेते हैं। हम्म, चलिए, सबसे पहले हम चैलेंजेबल क्वेश्चंस देखेंगे। अराउंड 10 क्वेश्चन मैं डिस्कशन के लिए लेके आया हूँ, उनमें से 4-5 तो चैलेंजेबल हैं और कट ऑफ सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। तो अब ओनली अगर आप कट ऑफ देखने के लिए आए हो तो आप प्लीज़ स्किप करके नीचे एंड में जाएं। मैंने चैप्टर बना रखे हैं तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कट ऑफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 363 है, जिसको चैलेंजेबल बता रहे हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 पॉइंट -1.5 और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि +1.5 होना चाहिए। इसमें अपने को पी दे रखा है 30, एम आर दे रखा है 10। थिकनेस कम करते हैं थोड़ा। हम्म, तो इसमें से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है पी अपॉन पी माइनस एम आर होगी। तो 30 और 30 -10 हो गया 20, 3/2 1.5। तो इसके हिसाब से तो प्लस में आ गया, लेकिन अपन जैसे जानते हैं डिमांड फंक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सो ये उल्टा रिलेशन होता है इनका, तो हमेशा नेगेटिव आता है। तो ये चैलेंजेबल नहीं है क्योंकि इसमें सेकंड दिया था और सेकंड ही आएगा। ये डाउट्स थे। सारे क्वेश्चन जो 10 डिस्कस करूंगा मैं, सारे के सारे चैलेंजेबल नहीं है। उनमें से कुछ 6 क्वेश्चन हैं जिन पे थोड़े डाउट्स हम देख सकते हैं, बाकी 4 क्वेश्चन में डाउट नहीं है। ये 10 मैं स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे लेके आया हूँ कि सर ये वाला मेरा सही है, मेरा ये दिया हुआ है, एनटीए ने मेरा गलत कर दिया, तो क्या मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ क्या, उस हिसाब से। तो ये मेरे अकॉर्डिंग चैलेंजेबल नहीं है क्योंकि माइनस में ही आएगी इलास्टिसिटी। और कुछ इसमें अलग लग रहा है तो आप कमेंट करें। और जो भी आपको लग रहा है कि मेरा एक्सप्लेनेशन गलत है वो कमेंट करके बताएं। प्लस अगर आपको ये लग रहा है कि कोई और भी क्वेश्चन चैलेंजेबल है वो भी कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो में कुछ भी एडिट करने लायक रहेगा वो मैं पिंड कमेंट में डालूंगा सबसे ऊपर ही ऊपर। उसमें आप चेक कर लेना, अगर इसमें से कुछ गलती हुई है तो वो वहां पे मैं डालूंगा। ठीक है, फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये है 365 नंबर। इसमें भी मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड ऑप्शन दिया है और थर्ड ही करेक्ट है। चलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले तो एप्लीकेबल नहीं है, ये मल्टी फैक्टर मॉडल नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि ये है सिंगल फैक्टर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर मोबाइल डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली मोबाइल नहीं है, तो ये भी हो गया। अब इसमें एनटीए ने दे रखा है सी भी, कि सी भी नहीं की कैटेगरी में आएगा, कि जीरो सम गेम, सॉरी, इसमें सी नहीं दे रखा है, इसमें डी और ई दे रखा है। लेकिन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सी भी होना चाहिए, कि सर हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि ये जीरो सम गेम होता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड। तो थोड़ा सा इंट्यूटिवली अगर समझने की कोशिश करें, ये कहीं एग्जैक्ट लैंग्वेज तो मुझे भी मिली नहीं है किसी बुक में, अगर आपको मिलती है तो बताओ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सेटिस्फाई करता है। मेरे अकॉर्डिंग क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड जीरो सम गेम सेटिस्फाई करता है। जीरो सम गेम का मतलब ये है कि दो कंट्री हैं जो इतने वैल्यू का ट्रेड कर रही हैं, इसके बदले इतना। तो ए है ये बी है, ए को उतना ही फायदा होगा जितना बी को नुकसान होगा। तो ये इनडायरेक्टली क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड जो है वो सेटिस्फाई करती है जीरो सम गेम को, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड यही बोलती थी कि ए को उतना ही फायदा होगा। अगर ये इंडिया है बी और ये है यूएसए, तो अगर इंडिया टेक्सटाइल यूएसए से बेटर बनाती है तभी यूएसए को खरीदनी चाहिए। तो ये तो था क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज में पढ़ा कि टेक्सटाइल यूएसए ही बेटर बनाती है इंडिया से। अगर एब्सोल्यूट में देखा जाए तो यूएसए इंडिया से टेक्सटाइल बेटर बनाती है क्योंकि डेवलप्ड है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कंपेरेटिवली इंडिया टेक्सटाइल, रिलेटिवली अगर हम बात करें टेक्सटाइल और कंप्यूटर में, तो
इंडिया टेक्सटाइल कंप्यूटर से ज़्यादा बेटर बनाती है, तो यूएसए को ट्रेड करना चाहिए। इंडिया कमज़ोर है हर मामले में यूएसए से, लेकिन फिर भी ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यूएसए को फ़ायदा हो सकता है रिलेटिवली। कंपेरेटिव एडवांटेज टेक्सटाइल में इंडिया का ज़्यादा है, इसलिए यूएसए को फ़ायदा हो सकता है। यानी यूएसए के पास गेन करने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसको कुछ फ़ायदा हो सकता है, यानी इसमें पॉजिटिव सम गेम की बात हो रही थी। तो मेरे अकॉर्डिंग क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड में जीरो सम गेम की बात होती है कि किसी के पास एक्स्ट्रा है, उस वो आपने ले लिया तो आपका फायदा हो जाएगा। और उसके बाद जो बात होती है वो पॉजिटिव सम गेम की बात होती है। पॉजिटिव सम गेम जैसे एक अपना मुहावरा है कि एक और एक 11, एक और एक तो दो होते हैं लेकिन वो 11 हो जाएंगे, यानी ये पॉजिटिव सम गेम है कि 11 के जितना काम करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ मिलता है कि जीरो सम गेम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बताना। मेरे अकॉर्डिंग डी और सी ई सही है, ये चैलेंजेबल नहीं है। जल्दी जल्दी चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है 372 नंबर। सो ये है कि व्हाट इज द डेफिनेशन, नोट द डेफिनेशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड। सो इट इज सम टोटल ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। तो हम देखें, नॉर्मल भी हम देखें, गेन्स ऑफ ट्रेड की बात नहीं कर रहे हम, वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का सम होता है वेलफेयर। तो सिमिलरली गेन्स ऑफ ट्रेड भी सम होता है। तो ये ई सही है। नोट डेफिनेशन तो इसमें दूसरा दे रखा है, तो ई सही है। और इट इज़ द नेट बेनिफिट और ग्रॉस बेनिफिट। बी और डी में डिफरेंस क्या है, ग्रॉस और नेट का। इट इज़ द रिडक्शन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम प्रोड्यूसर सरप्लस, ये तो सही नहीं लग रहा। इट इज़ द बेनिफिट इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज डेराइव फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, हाँ ए भी सही है। तो बी सी डी हो सकता है। तो बी सी होगा, डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी सी होगा, डी क्यों नहीं होगा। इट इज़ द नेट net benefit of economic agents that results from an increase in trade. सो गेन्स फ्रॉम ट्रेड नेट और ग्रॉस बेनिफिट का डिफरेंस ये होगा कि ग्रॉस बेनिफिट पहले आ जाता है कि सिमिलर हमने ट्रेड करा और हमको क्या फायदा हुआ, और नेट बेनिफिट में ये होगा कि उससे एसोसिएटेड कॉस्ट क्या है। ग्रॉस बेनिफिट माइनस एसोसिएटेड कॉस्ट करेंगे तो नेट बेनिफिट आएगा। तो इसमें जो दे रखा था 372 में जो आंसर दे रखा था वही सही लग रहा है मेरे को। तो ये भी चैलेंजेबल नहीं है। इसमें बताना अगर आपको कुछ डाउट हो तो। फिर आते हैं चैलेंजेबल क्वेश्चन पे। फाइनली हम चैलेंजेबल क्वेश्चन पे आ गए। 386 में है, कोबवेब का है ये कि कन्वर्जेंट कोबवेब क्या है। अब ये जो लिखा हुआ है, इन द मार्केट मॉडल विथ लैग्ड सप्लाई फंक्शन लैगिंग बाय वन टाइम पीरियड, उसके बाद होता है। तो कन्वर्ज कब होता है, तो इसमें इन्होंने दो दे रखा है। सेकंड ऑप्शन सप्लाई डिमांड की स्लोप ज़्यादा होनी चाहिए जबकि होनी चाहिए सप्लाई की। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें वन होना चाहिए फैला, और ये चैलेंजेबल है। तो अगर हम बना के भी देखते हैं, जनरली हम बना के देख सकते हैं कोब वेब को। तो सप्लाई की स्लोप क्या करते हैं, पहले है ना ये वाला डिमांड की स्लोप ज़्यादा कर देते हैं, डिमांड को एकदम स्टीप कर देते हैं, और सप्लाई की स्लोप कर देते हैं कम, मतलब सप्लाई को थोड़ा ऐसे कर देते हैं। और यहाँ से हम कोब वेब को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा दूर, फिर और दूर, फिर और दूर। ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर स्लोप, सप्लाई की स्लोप को थोड़ा ज़्यादा करते हैं, डिमांड की स्लोप को थोड़ा फ्लैट रखते हैं, और सप्लाई वाले को थोड़ा ज़्यादा करते हैं। ये सप्लाई की है और ये डिमांड की है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखो कन्वर्जेंट हो गया ना, ऐसे घूम के कन्वर्ज कर गया। तो कन्वर्जेंट जो कोबवेब होगा उसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो इसमें स्लोप ऑफ सप्लाई फंक्शन ग्रेटर देन डिमांड फंक्शन, एंड अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि इस केस में स्लोप और इलास्टिसिटी उल्टा उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है। तो देखना इसमें कोई आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर एज कम्पेयर टू सप्लाई, ये जो मैंने बताया। सो कोबवेब में ये चैलेंजेबल है। इसका कमेंट करके बताएं कि आपको ये चैलेंजेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या इसके सपोर्टिंग में आपको कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है या कहीं बुक में आपको चाहिए, तो बताएं। फिर पांचवा 390, ये सबको पता है कि ये बोनस हो गया। जैसे इसमें दिया हुआ क्या है, फोर्थ दिया हुआ था बी एंड ई, तो बी सही है मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए ई भी सही है।
लेकिन मिनिमम के लिए डी भी सही है। तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर 3 और 4 होंगे क्या, मतलब ऐसे आएगा क्या रिजल्ट में लिखा हुआ कि 3 और 4? मेरे अकॉर्डिंग 3 और 4 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है। सिंगल करेक्ट में एंटी ऐसे आंसर नहीं दे सकता, जैसे अभी 4 दे रखा है तो बाद में ऐसे नहीं कर सकता कि 4 और 3, क्योंकि सिंगल करेक्ट है। तो ये बोनस या डिलीटेड की कैटेगरी में जाना चाहिए और सबको इसके मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये चैलेंजेबल है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पिग 1 टैक्स। सो पिग्गू का टैक्स जो है इसमें फोर्थ दिया हुआ है और होना चाहिए 1। 1 भी हो सकता है, ये समवॉट चैलेंजेबल है। इस लाइन को एक बार बाद में पढ़ेंगे। समवॉट चैलेंजेबल है कैसे, कि पिग्गू टैक्स क्या है, ए है। ये जो है इंटरनलाइज द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी का कॉस्ट होता है, उसको इंटरनलाइज करने के लिए है, तो ये सही है। सॉल्यूशन टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स थ्रू पब्लिक पॉलिसी, कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लाए, पिग्यूएंट टैक्स लगा दे, तो एक तरह से पॉल्यूशन टैक्स की तरह है, ये भी सही है। फिर इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन द रियल सेक्टर, ये इसका कोई रिलेशन नहीं है। और इट एक्ट्स लाइक ए रिवरेंस टैक्स। अब ये रिवरेंस वर्ड है ना, ये कहीं मिला नहीं है। इसकी जो फीलिंग है, जो एग्जामिनर कहना चाह रहा है वो सही है, कि ये एक पोल्यूशन टैक्स की तरह, एक नकारात्मक टैक्स की तरह काम करता है, लोगों को बढ़ावा कम देने के लिए, कि जो पोल्यूशन फैला रहे थे उस पे पिगू टैक्स लगा देंगे तो लोग पोल्यूशन कम फैलाएंगे। तो इस पे जो ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है वो ऐसे लगाया सकता है कि रिवरेंस नाम से, रिवरेंस टैक्स नाम से कोई ऐसा टैक्स है नहीं। जैसे पिछली बार भी एक क्वेश्चन जो जून 2024 की एग्जाम हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन बोनस हुआ था, क्योंकि इसमें दे रखा था रिवाइज्ड पीडीएस। तो रिवाइज्ड पीडीएस नाम से कोई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नाम से कोई स्कीम नहीं है, स्कीम थी रिवैम्प्ड पीडीएस। तो स्टूडेंट्स ने चैलेंज कर दिया कि सर ये तो रिवैम्प्ड थी, रिवाइज लिख दिया आपने, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, यानी सबको नंबर मिले थे इसके। जबकि रिवैम्प्ड और रिवाइज्ड अगर आप देखो तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लेकिन जो ऑफिशियल गवर्नमेंट स्कीम थी वो रिवैम्प्ड पीडीएस थी, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ऐसा हो सकता है इसमें, अगर आप चैलेंज करो आपको कहीं कुछ मिले, तो रिवरेंस टैक्स एग्जैक्ट अगर आपको बुक में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहां तक मैंने ट्राई किया, एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं मिल रहा। इसकी भावना हम समझ पा रहे हैं कि ऐसा टैक्स जो बढ़ावा ना दे, पोल्यूशन को बढ़ावा न दे, वैसा टैक्स है पिग्यू टैक्स। लेकिन रिवरेंस टैक्स एग्जैक्ट है क्या, ये वाले पे हम कर सकते हैं चैलेंज कर सकते हैं थोड़ा। देखते हैं, जैसे रिवाइज रिवैम्प का हुआ वैसे हो जाए कि रिवरेंस ऐसा नहीं है, यहाँ पे ई है रिवरेंस में, या फिर रिवरेंस नहीं होता कुछ और होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आ गया अपना फेमस जीडीपी वाला। तो सब ने शायद यही किया होगा, सब ने शायद यही किया होगा, और यही लग रहा है। अनलेस की एंटी कुछ और सोच रही हो कि ये कैसे, कि केवल एक्सपोर्ट, पता नहीं एक्स्ट्रा तो क्या ही सोच रही है। तो ये चैलेंज कर सकते हो आप। अगर इसमें कुछ और सोच रही है, कुछ डबल ब्लफ है, तो ज़रूर बताएं कि इसमें ये क्या सोच के किया है एनटीए ने, कमेंट करके बताएं। फिर आते हैं नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो इस, ये है 411, यहाँ पे ये क्वेश्चन आईडी दी हुई है 411। इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है, क्या करेक्ट नहीं है, क्या गलत है। तो सेकंड ऑप्शन दे रखा है पब्लिक बोरोइंग कर्टेल्स कंजप्शन। सो सही क्या है, पब्लिक डेट ट्रांसफर फंड फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट जो जो सार्वजनिक ऋण ऋण लेती है, सार्वजनिक, वो फंड ट्रांसफर हो जाता है पब्लिक से गवर्नमेंट के पास, तो ये सही लग रहा है। फिर टैक्सेशन कर्टेल्स कंजम्पशन, तो हम डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं तो वही है कंजम्पशन, डिस्पोजेबल इनकम से सही तो होता है कंजम्पशन, तो ये है वाई माइनस टी, इनकम माइनस टैक्स। तो ये एकदम सही बात है, टैक्सेशन कर्टेल्स कंजम्पशन, तो ये गलत तो नहीं है, ये सही है, ये सही है। लेकिन ये देखो, गवर्नमेंट बोरोइंग डज नॉट इफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सो जैसे गवर्नमेंट बोरोइंग है, गवर्नमेंट बोरो करती है मार्केट से, बॉन्ड इश्यू करती है, तो क्या वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती है, उस पर असर पड़ता है कि आय वितरण पे? तो जैसे नोट करेक्ट है, तो अभी जो इन्होंने ऑप्शन सेकंड दिया है वो सही लग रहा है। लेकिन 4 में इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, गवर्नमेंट बोरोइंग से इनडायरेक्टली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें 2 और 4 दोनों सही हैं और ये चैलेंजेबल है। और इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट जो बोरो करती है ना, उसमें उसको वापस रीपे करते हैं, उसका बर्डन किस पे पड़ता है,
स्प्रेड अक्रॉस द इंटायर टैक्स बेस। सपोज इंडिया में 1.5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं और गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू करके बोरो किया, तो ये टैक्स पेयर है ना, यही फ्यूचर में उसका इंटरेस्ट चुकाएंगे। जो गवर्नमेंट बोरोइंग थी उसका इंटरेस्ट या उस पर जो भी मान लो एक्स्ट्रा जो बोरो किया हुआ उसको देना पड़ेगा, तो उसको इंटायर टैक्स बेस पे बर्डन पड़ेगा, तो इनका पैसा जाएगा नेगेटिव। और कमाएगा कौन? जो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता है, यानी अमीर लोग। तो इनके पैसे बढ़ेंगे, तो इनडायरेक्टली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें टू तो एकदम सही है कि पब्लिक बोरोइंग से कंजम्पशन कम डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है, बढ़ता है जनरली कंजम्पशन। क्यों? पब्लिक बोरोइंग करके गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो लगाएगी, लोगों को हाथ में पैसा देगी तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट बोरोइंग से भी अ, मेरे को लगता है ये फोर्थ भी सही लग रहा है। इसमें फोर्थ भी गलत लग रहा है, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है, ये नॉट करेक्ट लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग में इम्पैक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें जो आपकी राय है कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 411 आप कमेंट में ये बताएं, अगर आपका कोई डाउट है, एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है, तो आप बताएं कि सर ये 411 क्वेश्चन नंबर में जो आपने बताया वो सरासर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ बताएं। फिर आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। इसमें भी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट चैलेंजेबल हो सकता है। जैसे इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया है सी एंड डी, सी एंड डी दिया है, और लोग जो बोल रहे हैं वो ए एंड सी का बोल रहे हैं कि ए एंड सी सही होना चाहिए। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? सो जीडीपी इज डिवॉइड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डबल अकाउंटिंग। सो डबल काउंट जीडीपी में नहीं होता है, ऑल टाइप्स ऑफ बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑन पेपर यानी थ्योरेटिकली जीडीपी में नहीं होता है डबल काउंटिंग। ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो हम बोल सकते हैं। ऐसे तो कितने हम कोशिश करते हैं, जैसे वैल्यू एडेड जीडीपी होती है कि हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई है, डबल काउंटिंग को कम करने के लिए हम वैल्यू एडेड जीडीपी को यूज करते हैं कि वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, उसको सम करके हम जीडीपी निकालते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डबल काउंटिंग हो जाती है। तो ये थोड़ा ऐसे है कि ऑन पेपर थ्योरेटिकली ए सही है। ठीक है, फिर 4 और 1 देख रहे हैं ना। फिर सी जो है कि एल्म्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम, ये क्या तो था, शायद भीख है ये। सो भिखारी जो है भीख मांगता है, ये करेक्ट लग रहा है। ये बताना ये सी करेक्ट है, इसको मैंने ढंग से देखा नहीं है, तो ये करेक्ट। फिर है इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट। सो ये भी सही लग रहा है, डी भी क्योंकि इन्वेंट्री जो होता है, लेकिन ये यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है। आज इन्वेस्टमेंट हमने किया कि 1 साल में हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो ये तो फ्लो कंसेप्ट हो गया ना, कि 2011 से 2011-12 के बीच में हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, यानी पहले हमारे पास 5 लाख मशीनें थी, इन्वेंट्री के अंदर आएगी। फिर मशीनें 5 लाख की मशीन थी, अभी हमारे पास 7 लाख की मशीन्स हो गई। तो हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 2 लाख। इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। सो यहाँ पे अगर चेंज होता तो ये ऑप्शन डी भी करेक्ट होता। तो अभी ये भी पार्शियली करेक्ट है, अभी इसमें डी भी पार्शियली करेक्ट है और ए भी पार्शियली करेक्ट है। लॉजिकली अगर सोचें कि जीडीपी ऑन पेपर डबल काउंटिंग नहीं होती है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होती है, लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री सही टर्म है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये डाउटफुल है, इसमें आप कहीं सर्च करके चैलेंज कर सकते हो कि इसमें 4 और 1 हो सकता है। होने को ए सी डी भी हो सकता है, ए सी डी, यानी बोनस या डिलीट जो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है कंप्रेंशन। सो कंप्रेंशन में लोग थोड़ा सा ये डाउटफुल था, 460 नंबर है तो वो ये नहीं है, चैलेंजेबल नहीं है। तो इसमें ये पूछ रखा था, कंसीडरिंग द अबव पैराग्राफ मार्क्स द करेक्ट अल्टरनेटिव, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी रिलेट्स टू। बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए हैं, कौन से नंबर का? 460 नंबर का। तो इसमें कंसीडरिंग द अबव पैराग्राफ मार्क्स द करेक्ट कि ह्यूमन कैपेबिलिटी क्या है।
सो इसमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी करके आ गए, लेकिन इसमें इन्फॉर्म्ड चॉइस ही होगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, पर कैपिटा इनकम, ये सारे इस पूरे पैराग्राफ को प्रोडक्ट हो गए। तो ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड है, कैपिटल। और इसने साफ साफ बोल रखा है कैपेबिलिटी एक बड़ा छाता है, उसमें बहुत सारी उसकी ताड़ियां हैं, उनमें से एक ताड़ी ह्यूमन कैपिटल है, और कैपेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। सो ये पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ, ये तो हम डायरेक्ट वैल्यू देखते हैं, इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू जो होगी ना, वो होगी कि हम डायरेक्ट क्या कमा पा रहे हैं, वो हो गई प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, पर कैपिटा इनकम, हो क्या इन्फॉर्म्ड चॉइस। कैपेबिलिटी ये होता है कि हर जगह हमारा दिमाग चालू रहे। अगर हमने ह्यूमन को कैपेबल बना दिया तो वो कमाएगा ज़्यादा, लेकिन हर जगह उसका चॉइस, वो माइंडेड चॉइस रहेगी उसकी हमेशा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए। थोड़ा टाइम लग गया ये। अभी हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं जस्ट इसको रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज करने के लिए 150, ये 10 नंबर नहीं है, ये वाला लग रहा है चैलेंजेबल 30%, कि 30-40% ये चैलेंजेबल है। इसमें जीडीपी वाला भी सही लग रहा है और इन्वेंट्री वाला भी थोड़ा गलत लग रहा है, एक हो गया। फिर ये सही है, पब्लिक बोरोइंग और कंजम्पशन, हाँ, इस ये वाला भी चैलेंजिंग, जैसे नीचे वाला चैलेंजेबल है वैसे ये वाला भी थोड़ा चैलेंजेबल लग रहा है, दो हो गए। फिर ये है, तीन हो गए। फिर रिवैम्प्ड रिवाइज पिग्गू वाला, ये मैं इतना नहीं मानता। फिर ये हो गया, चार हो गए। और ये हो गया पांच, कोबवेब वाला। तो अराउंड पांच बताए ना, हाँ, अराउंड पांच चैलेंज कर सकते हैं हम, पांच से छः। और उसमें से मेरे को लगता है तीन, एटलीस्ट तीन तो चेंज होने ही वाले हैं, चार भी हो सकते हैं, एटलीस्ट तीन तो चेंज होने ही वाले हैं। ठीक है, अभी चलते हैं कट ऑफ पे। ठीक है, जल्दी से कट ऑफ पे आ जाते हैं। कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है? कितने लोग एग्जाम देने गए, कितने रजिस्टर करे, कितने एग्जाम देने गए, और कितनों को एनटीए पास कर रही है। जैसे पिछले दो एग्जाम का हम चेक करें, दिसंबर 2023 में क्या हुआ, 46,000 लोगों ने फॉर्म भरा, एग्जाम देने गए 33%, कितने परसेंट, केवल 72% लोग एग्जाम देने गए। लेकिन जून वाले में तो और ही गजब हो गया, फॉर्म भरा 5,000 लोगों ने एक्स्ट्रा, लेकिन उससे 3,000 लोग कम एग्जाम देने गए, यानी ओनली 59% लोग एग्जाम देने गए। शायद दोबारा हुआ तो लोग थक गए एग्जाम दे दे के, तो इसमें एग्जाम देने लोग कम गए। शायद सर्दियों में ज़्यादा जाते होंगे और इधर गर्मियों में नहीं गए। और उसमें जेआरएफ अगर बात करें, तो जनरली ऐसे बोलते हैं कि 1% लोगों का ये अपीयर्ड है ना, इसका 1% का जेआरएफ होता है, और 6% का नेट होता है, और 15% का पीएचडी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये सत्य है कि नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए उतना सत्य नहीं है। पिछली बार तो दिसंबर 2023 में तो ओनली 0.39%, 1% से कम, 131 लोगों का जेआरएफ हुआ था। और फिर इस बार थोड़ा सा अच्छा हुआ, 0.58% कर दिया उन्होंने, 178 लोगों का जेआरएफ हो गया। और नेट पिछली बार 4.4 था दिसंबर 2023 में, और जून में कितना है, 6.8%, यानी अच्छा खासे लोगों का नेट हुआ है। तो नेट 6% से ऊपर चला गया। ये विदाउट कैटेगरी ओवरऑल का परसेंटेज निकाला है मैंने अपीयर्ड में से। अब आप 2059 डिवाइडेड बाई 30467 करोगे तो 6.8% आ जाएगा। और पीएचडी 14.72% का हुआ। तो इस बार अगर पेपर बहुत हार्ड आया है, लेकिन बहुत इजी आया पेपर, लेकिन कैंडिडेट्स एग्जाम देने गए ही नहीं, होशियार कैंडिडेट है वो एग्जाम देने गए नहीं, तो कट ऑफ कम जा सकती है। तो कट ऑफ इस पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास रजिस्टर्ड और अपीयर्ड के नंबर नहीं है, पर जनरल ऐसे मान के चलते हैं कि 65% के आसपास बच्चे तो अपीयर होंगे इस बार। इन दोनों के बीच में हो सकता है 70 प्लस भी चला जाए। और अगर एनटीए ने जेआरएफ पिछली बार 0.58 को दिया था, इस बार अगर 0.3 को दे दे जेआरएफ, तो जेआरएफ की कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। लेकिन अगर जेआरएफ दे दे 0.6% को, तो इसके अकॉर्डिंग ही रहेगी पिछली बारी की तरफ। और वैसे सिमिलरली नेट का है, तो इस पे डिपेंड करता है कट ऑफ। तो जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास ये डेटा नहीं है।
कितने लोगों को एनटीए, कितने परसेंटेज को जेआरएफ देगी, कितने को नेट देगी, ये नहीं पता है। और कितने लोग अपीयर हुए हैं ये भी नहीं पता है। फिर भी हम अनुमान लगाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अनुमान लगाओ, अनुमान लगाओ, अनुमान लगाओ। फिर उन्हीं में से कमेंट करेंगे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप तो गलत अनुमान लगा रहे हो। फिर एग्जाम का लेवल कैसे बोल रहे हैं हम पिछली बार से, जो जून वाला था और दिसंबर वाले में एग्जाम के लेवल में क्या फर्क है। लोगों को इजी लग रहा है। इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि जो इजी क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, लेकिन जो मॉडरेट और टफ क्वेश्चन जो हर एग्जाम में होते हैं वो उतने ही थे। लेकिन जो इजी थे ना वो जस्ट ऐसे पीवाई क्यू में से आ गए थे। इजी सिंपल आ गया कि रिग्रेसिव टैक्स क्या है, कि इनकम बढ़ने पे टैक्स कम हो रहा है तो वो रिग्रेसिव टैक्स है। तो ये इजी डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए लोगों को इजी लगा। बाहर आने पे फील इजी हुआ, लेकिन अभी जब नंबर जोड़ रहे हैं तो उतने ज़्यादा नहीं बढ़े। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक स्टूडेंट का, अपने एक फ्रेंड का, कि उसकी ऑल इंडिया रैंक 15 थी। कब थी? जून 2024 में। और जून 2024 में उसके पेपर वन में 41 थे और पेपर टू में 67 थे और 108 नंबर थे। उसके बाद दो बोनस हुए, वो अलग बात है। इस बार क्या हुआ है, और पिछली बार अच्छे से तैयारी करके, एग्जाम्पल देते हैं एक स्टूडेंट का जिसने अच्छे से तैयारी करके दिया था और इस बार उतनी अच्छे से तैयारी नहीं करी, फिर भी पेपर वन में 38 आ गए। पेपर वन बहुत अच्छा जाता है इनका। और पेपर टू में 60 आ गए। देखो कितने कम हो गए, 7 नंबर कम हो गए। हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स इजी आया, लेकिन 7 नंबर कम हो गए। क्योंकि इस बार जो पैसेज था, पिछली बार वाला पैसेज फिर भी कंपैरेटिवली इजी था। इस बार वाला जो थ्योरेटिकल पैसेज था उसमें भी लोगों के मार्क्स कटे हैं। कैपेबिलिटी और ह्यूमन कैपिटल वाला था, उसमें भी 5 में से 5 मार्क्स नहीं लाए हैं। आप अगर लाए हो तो कमेंट करो, आप 30 मार्क खाओ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 5 में से 5 क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं। थ्योरेटिकल पैसेज था रीडिंग वाला, उसमें भी किसी के 2 सही हैं, किसी के 3 सही हैं, किसी के 4 सही हैं। तो इतना इजी नहीं था। तो मेरा मानना है कि इजी क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इजी थे, मीडियम वाले ठीक थे और हार्ड वाले भी ठीक थे। जैसा आता है पेपर वैसा ही था। तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, उसके आसपास ही रहेगा। ठीक है, जैसे इस स्टूडेंट के तो मार्क्स कम हो गए, इस बच्चे के। तो जून की जो कट ऑफ की बात करें, जून की कट ऑफ अपनी जेआरएफ की अनरिजर्व्ड के लिए 210 गई थी, ओबीसी के लिए 198, ईडब्ल्यूएस के लिए उसके पास। और ऐसी पिछली बार क्या हुआ था, दो इकोनॉमिक्स के दो बोनस हुए थे। बोनस की बात करें, 2 क्वेश्चन बोनस हुए थे। और इस बार मान के चल रहे हैं कि 3 बोनस होंगे। ज़्यादा तो हम नहीं मान रहे, हमने तो 5-6 का बोल दिया, लेकिन मान के चल रहे हैं कि 3 क्वेश्चन बोनस हो सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन बोनस होंगे तो कट ऑफ, मेरा मानना है कि कट ऑफ इससे रिलेटेड ही रहेगी। 2 नंबर इससे ज़्यादा या 4 नंबर इससे कम रह सकती है। और आप कमेंट करके अपने नंबर्स ज़रूर बताएं अगर आपको डाउट है कि आपका होगा कि नहीं होगा। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं, गेस वर्क कर सकते हैं। तो आ जाते हैं फाइनल प्रिडिक्शन पे। सो प्रिडिक्शन यही है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जेआरएफ 200 प्लस जाने की पूरी पूरी संभावना है। और उसका कारण है कि मुझे लगता है कि 3 बोनस हो जाएंगे। अगर ये 3 बोनस नहीं होते तो ये कट ऑफ पिछली बार से कम आ जाती। बोनस होने पे थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ जाती है। तो 3 बोनस मुझे लग रहा है हो जाएंगे। तो अनरिजर्व्ड की 200 प्लस जाएगी और ओबीसी की कट ऑफ पिछली बार 198 थी, तो उसके आसपास, मतलब मेरा ये जो कट ऑफ का आंकलन है, ये पिछली बार की कट ऑफ सपोज एक्स है, तो मैं उसमें से x-4 से लेके x+2, 2 क्वेश्चन कम और 1 क्वेश्चन ज्यादा, इतनी मैं रेंज बता रहा हूँ। लेकिन बोनस अगर ज्यादा हो गए, 3 की जगह 4 हो गए और 3 भी हो गए, तो थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ सकती है। कट ऑफ इज प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। इसको पत्थर की लकीर न मान के चलें और कमेंट में पॉजिटिव माहौल रखें। और ये इंक्रीज हो सकती है अगर क्वेश्चन ज़्यादा डिलीट हो गए। डायरेक्ट रिलेशन है, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अभी जितने आपके मार्क्स हैं उसमें आप 2 नंबर जोड़ लीजिए, वो एक तो बोनस होगा उसके। फिर इस रेंज में अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। तो ईडब्ल्यूएस की देख लो, पिछली बार 198 थी तो उसके आसपास, 202 या 200 थी, उसके आसपास रहेगी। एससी की भी उससे रिलेटेड। फिर नेट का भी ये रेंज है, आप देख लो अपनी कैटेगरी के अनुसार। और पीएचडी का एग्जैक्टली सिमिलर सा रहेगा। तो मेरा मानना है कि जेआरएफ की कट ऑफ जो है वो 2 मार्क्स कम आ सकती है। नेट की कट ऑफ बराबर या 2 मार्क्स बढ़ सकती है। और पीएचडी की कट ऑफ भी 2-4 मार्क्स बढ़ सकती है। क्योंकि इजी क्वेश्चन जो थे ना, पीएचडी में तो कम मार्क्स लाने हैं, तो इजी क्वेश्चन थे ना वो थोड़े ज़्यादा इजी थे, तो कम वाले लोगों को फायदा हो जाएगा। लेकिन जेआरएफ में तो वो लोग सेलेक्ट होते हैं ना तो टफ क्वेश्चन भी करते हैं, तो टफ ही थे। ठीक है, फाइनल यही कहना चाहेंगे। थैंक यू।
यहाँ तक बने रहने के लिए। और सब्सक्राइब कर दें चैनल को प्लीज़, लाइक कर दें, और सबसे ज़्यादा जो काम आपको करना है वो करना है, अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर करना है। और अपना चौधरी इकोनॉमिक्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं सॉल्यूशन करवाता रहता हूँ, अपडेट्स डालता रहता हूँ, क्विज कराता रहता हूँ, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।